नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है और हमारा ये जो यूनिट चल रहा है वो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथडोलॉजी दोनों को साथ में लेकर चल रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ पर डीप में पढ़ा रही हूँ। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो रिसर्च का है और उसका यूनिट नंबर 2 है। ओके, तो हम देख रहे थे दोस्तों स्टेप्स ऑफ रिसर्च में भी जो सैम्पलिंग वाला स्टेप आता है उसके भी सैम्पलिंग के भी टाइप्स देख रहे हैं और उसमें भी हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च है उसमें सैम्पलिंग वाला भी स्टेप आता है। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों का चयन करते हैं, यानी कि जिस पर हमें रिसर्च करना होता है उन लोगों का क्या करते हैं, हम चयन करते हैं। हमारा जो समस्या क्षेत्र होता है उस समस्या क्षेत्र में से हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को रिसर्च के लिए चुनते हैं, जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, अब देखिए सैम्पलिंग जब किया जाता है तो दो प्रकार उसके पड़ रहे हैं, यानी कि संभाव्य प्रतिदर्शन और असंभाव्य, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। अभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स है। तो उसके 4 टाइप्स है, जो है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन जिसे हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद बोलते हैं क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन जिसे हम कहते हैं एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, और चौथा हमारा है व्यवस्थित प्रतिदर्शन जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो हमने ये 3 अच्छे से अलग अलग वीडियो में देख लिए है। आज हम देखने वाले हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ना वो प्रोबेबिलिटी में भी आता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आता है। तो कभी कभी ये सभी को डाउट रहता है कि मैम इसे किस में रखा जाए, प्रोबेबिलिटी में या नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर इन दोनों को पहचानने की एक ही रीत है, यानी कि अगर देखिए यहाँ पर जहाँ पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात की जाए और वहाँ पर अगर रैंडमली सिस्टम का यूज़ हुआ है, रैंडमली सिस्टम का अगर कहीं भी यूज़ होता है तो वो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में आएगा, जो अभी हम प्रोबेबिलिटी में देखने वाले। ओके, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जब आप लोगों को चयन करते हैं तो रैंडमली तरीके से नहीं करते, अपने तरीके से जब करते हैं तो यहाँ पर जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो आपका क्या बन जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में। व्यवस्थित प्रतिदर्शन एक ऐसा प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें यादृच्छिकरण के गुण हो तथा साथ ही साथ असंभाविता गुण भी उनमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर जनसंख्या की एक सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है। इस सूची में से प्रत्येक nth व्यक्ति को चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जिसमें क्या होता है, यादृच्छिकरण का गुण होता है, यानी कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, यादृच्छिक रूप से हम लोगों का चयन करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, असंभाविताशील गुण भी होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी गुण यहाँ पर हमें दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दोनों बात आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए ये मेरा मान लीजिए ये गुजरात है और गुजरात का जो क्षेत्र है वो मेरा रिसर्च का क्षेत्र है। ओके, अब देखिए गुजरात के जो टीचर्स हैं उन टीचर्स पर मैं क्या करना चाहती हूँ, रिसर्च करना चाहती हूँ। तो ये गुजरात के जो टीचर्स हैं उन पर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। अब गुजरात में मान लीजिए 2 लाख टीचर्स है। ओके, कितने, 2 लाख टीचर्स है। अब 2 लाख टीचर्स पर मैं रिसर्च तो नहीं कर पाऊँगी एक साथ,
है ना। अगर करना भी चाहूँगी तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और उसके पीछे जो मनी होगा वो भी ज़्यादा वेस्ट होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं कुछ सैंपल चुन लूँगी, यानी कि 2 लाख लोग हैं, उनमें से मैं मान लो 2000 लोगों को चुनना चाहती, कितने 2000 लोगों को चुनूँगी और 2000 लोगों को चुनकर मैं क्या करूँगी, उन पर रिसर्च करूँगी। मैं रिसर्च किस पर करूँगी, तो मैं रिसर्च करूँगी, ओके। और इस यहाँ पर रिसर्च करके मैं कुछ निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुँचूँगी। कंक्लूजन पर मैं यहाँ पर पहुँचूँगी और इसका जो भी निष्कर्ष निकलता है वो मैं कहाँ पर, इन सभी लोगों पर लागू करूँगी। ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब देखिए यहाँ पर 2 लाख संख्या है तो वो मेरी क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई, है ना। तो पॉपुलेशन हो गई। अब देखिए सिस्टमेटिक तरीके में क्या होता है कि सिस्टमेटिक तरीके का एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है n/n, ओके, n/n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहीं भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि n/n किसका ये किसकी किस में आता है, ओके, कौन से निदर्श में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारा आएगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आएगा, ओके। अब देखिए ये जो कैपिटल N है वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या होगी, ओके, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो हमारी हो जाएगी कैपिटल N। और ये जो स्मॉल n है ना, वो स्मॉल n होगा हमारा सैंपल, स्मॉल n क्या होगा, हमारा सैंपल होगा, ओके। ये आपको याद रखना है, ये हमारी पॉपुलेशन है, आप लिख सकते हैं, ओके, मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहिए। ये हमारी पॉपुलेशन है, कौन है, कैपिटल N, और जो स्मॉल n है वो हमारा क्या है, सैंपल है। और इस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों का चयन किया जाता है, ओके। अब देखिए किस तरीके से चयन किया जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 लाख मेरी जनसंख्या यानी कि मेरा कैपिटल N है और मुझे लेने हैं 2000 लोगों को लेना है, वो मेरी क्या हो गई, स्मॉल n हो गया, यानी कि मेरा सैंपल हो गया, ओके। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले को अपना कर किस तरीके से मैं यहाँ से लोगों को चयन करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन 2 लाख जो टीचर्स हैं उनकी एक यादी तैयार करूँगी, या तो फिर कहीं से मैं ये यादी को लाऊंगी, ओके। तो यहाँ पर 2 लाख टीचर्स की यादी, यानी कि 2 लाख टीचर्स की मैं यहाँ पर सूची बनाऊंगी, ओके। अगर सूची बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करूँगी, मैं कहीं से भी गवर्नमेंट डाटा निकालूंगी और वहाँ से मैं ये 2 लाख टीचर्स की सूची लाऊंगी, ओके। अब इन सूची को मैं क्या करूँगी, क्रम में मैं इसे लगा दूँगी, क्रम में यानी कि वर्णमाला के आधार पर मैं उसे लगाऊंगी, ओके। वर्णमाला के आधार पर यानी कि पहले ए सीरीज, बी सीरीज, सी डी वाले ये वाले नाम वाले होंगे, ये बी वाले नाम वाले होंगे, ये सी वाले, ये डी वाले, इस तरीके। या तो फिर मैं अगर बोलूँ, अगर आपको हिंदी में अगर आपको क्रम में उसे लगाना है तो उसे कक्कावारी के क्रम में लगाना होगा, है ना। सबसे पहले मैं क वाले लूँगी, फिर ख वाले लूँगी, फिर ग वाले लूँगी, इस तरीके से लूँगी, है ना। या तो फिर मैं अल्फ़ाबेटिक के आधार पर उसे वर्णमाला के आधार पर यहाँ पर सबकी सूची बनाऊँगी। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से सूची बना ली और A to Z तक की सारी सूची 2 लाख टीचर्स की यहाँ पर मैंने बना दी, उनके नाम की, ओके। अब क्या करूँगी, मुझे लेने कितने हैं, 2000 लोग लेने हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ, ओके। चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था n/n वाला, उसे मैं अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी संख्या है, तो 2 लाख है ना। अब 2 लाख में से मुझे कितने लेने हैं, 2000 ही लेने हैं, तो मैं यहाँ पर 2000 लिख दूँगी। ये हमारा स्मॉल n है, ये हमारा क्या है, बड़ा n है, ओके, यानी कि कैपिटल N है। अब देखिए जितना कटता है काट दीजिए, ओके। यहाँ पर इतने ये वाला कट गया। अभी देखिए नीचे 2 बचे, ऊपर 200 बचे, अभी भी यहाँ से भाग चलेगा, है ना। तो चलिए इसका भी भाग करते हैं, तो 2 1 करना 2, ओके।
और यह 2 ज़ीरो यहाँ वाले हैं वो मैं ऊपर लिख देती, यानी कि मुझे कितने मिले, 100 मिले। तो अब मैं क्या करूँगी, इन जो सूची है उनमें जिनका भी नंबर 100 जो भी 100 नंबर पर आएगा उसे मैं क्या करूँगी, चुन लूँगी। ओके, यानी कि 100 नंबर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 वाले को लूँगी। उसके बाद फिर से 101 102 103 फिर से 100 जिसके यानी कि यहाँ पर 200 आएगा जिसका नंबर, उसे मैं ले लूँगी। फिर 300 वाले का नंबर ले लूँगी, फिर 400 वाले का नंबर, 100 का यहाँ पर क्या हो गया, गैप हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से मैं उन लोगों का चयन करूँगी। तो इस तरीके से इसे ही हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी बात। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है यह एक सरल विधि है, एकदम इजीली बोला जाए तो एकदम इजी जो मेथड है यहाँ पर। ओके, इसमें सैम्पल एरर की संभावना कभी कभी क्या हो जाती है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो प्रतिदर्शन जो सैम्पलिंग करना होता है उसमें समय पर भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ओके, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये भी होता है कि इसका जो स्तर बनता है वो अच्छा बनता है। और जब कभी भी हमें जो रैंडमली सिस्टम की जो विधि है, जो रैंडमली तरीके से अगर आपको जो विधियाँ मैंने आपको आगे बताई, उन विधियों जटिल विधियों को, उन जटिल प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं होता है तो आप इस तरीके से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हो। बस तो दोस्तों यही था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।